हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एम के गांधी जी को, यानी महात्मा, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी भी बोलते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी जी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं, ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर अभी चल क्या रहा है, अनअकैडमी प्लस के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। यूनिट वाइज एमसीक्यूज चल रहे हैं। इसका टाइमिंग जो है यूनिट वाइज एमसीक्यूज का, इसका टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग में 11 AM, ठीक है। उसके बाद एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और हम लोग इस बार आईआर करने वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसका टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 1 PM, ठीक है। और उसके अलावा हम 9 PM क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। तो ये कोर्सेज आपके चल रहे हैं और जून के लिए एक कोर्स आ चुका है, ठीक है, वो है रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। तो जो बच्चे अभी तक रिवीजन कोर्स है ये पॉलिटिकल साइंस पर, ऑन पॉलिटिकल साइंस, तो जो बच्चे आना चाहते हैं इन कोर्सेज के लिए आ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव। अगर आप मीनाक्षी लाइव यूज़ करते हो, ठीक है, मीनाक्षी लाइव अगर आप यूज़ करते हो देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो आप लोग यहाँ पर 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी जी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ये है महात्मा गांधी जी। तो आज इन पर हम लोग ये जो महात्मा गांधी जी का क्लास रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम पूरे कवर कर ले महात्मा गांधी जी को, इनसे रिलेटेड जो मूवमेंट्स हैं उन्हें, ठीक है। स्वराज पार्टी हो गई, रेडिकलाइजेशन हो गया इंडियन पॉलिटिक्स का, ठीक है, इनकी अर्ली लाइफ हो गई, इन्होंने क्या क्या मतलब आश्रम्स हो गए इनके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, बस मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसमें, ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की जब हम आज बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस व्यक्ति ने नेशनल मूवमेंट के स्वरूप में बड़े क्वालिटेटिव चेंजेस किए थे, मतलब कि मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के रूप में अगर हम देखें तो बड़े ही क्वालिटेटिव चेंजेस किए थे और एक नई आइडियोलॉजी दी थी, एक नई विचारधारा दी थी और राजनीतिक रणनीति दी थी, एक राजनीति की नई रणनीति पद्धति दी थी, मेथड हम बोल सकते हैं, एक न्यू मेथड ऑफ स्ट्रेटेजी दिया एक तरह से इन्होंने, ठीक है। और आंदोलन जो मूवमेंट्स थे ना, मूवमेंट्स को नए आधारों पर खड़ा कर दिया एक तरह से। अगर हम देखें ये वो व्यक्ति हैं जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं और इन्हें ही जनाधार लोगों ने बड़ा एक तरह से सपोर्ट किया और इन्हें ही मोहनदास करमचंद गांधी हैं ये, ठीक है, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो मोहनदास करमचंद गांधी अगर हम देखें तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म की बात अगर हम करें तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, इनका अगर हम जन्म देखें 2 अक्टूबर 1869 में होता है। और कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में होता है। गुजरात के अंदर अगर हम देखें गुजरात में कहाँ पर हुआ? गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पर होता है इनका जन्म, ठीक है, पोरबंदर नामक जगह पे इनका जन्म होता है। किसका? महात्मा गांधी जी का। अब अगर हम देखें तो इन्होंने ना, ये पोरबंदर नामक जगह पे जन्म हुआ था इनका और वहीं से ही ये 1893 में रवाना होते हैं। वहीं से 1893 में रवाना होते हैं कहाँ जाने के लिए? आप सभी को पता है, दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए, यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए रवाना होते हैं, यानी साउथ अफ्रीका जाने के लिए ये 1893 में रवाना होते हैं। आखिर जा ही क्यों रहे थे? क्यों जा रहे थे? व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में जा रहे थे, ठीक है, व्यापारिक संस्थान के बैरिस्टर के रूप में ये वहां पर जा रहे थे, ठीक है, बैरिस्टर के रूप में जा रहे थे। उसके बाद अगर हम देखें
अब ये 1894 में क्या करते हैं, 1894 में इन्होंने जो रंगभेद था, ठीक है, रंगभेद के खिलाफ इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसकी स्थापना करते हैं, नेटाल इंडियन कांग्रेस की। ठीक है, तो इसको आप इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, नेट इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अभी आप सोच रहे होगे नेटल ये क्या है ना, नेटल इंडियन कांग्रेस क्या है बच्चों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है फाइट करना डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो भी एक तरह से नेटल इंडियन कांग्रेस जो फाउंड की गई थी, तो नेटल इंडियन कांग्रेस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। नेटल इंडियन कांग्रेस जो फाउंड की थी, तो इन्होंने फाउंड की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने। और क्यों की थी, ये क्या था, नेटल इंडियन कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये इसका एम क्या था, फाइट करना डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, भेदभाव के अगेंस्ट जो इंडियंस के साथ होता था, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो नेटल इंडियन कांग्रेस फाउंड की थी महात्मा गांधी जी ने, और कब की थी, 1894 में। ठीक है, 1894 में ये करते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अब ये क्या करते हैं, अब इन्होंने 1903 में ट्रांसवल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, क्या नाम है, ट्रांसवल ब्रिटिश, मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश में ही लिख सकते हो, यही हिंदी में भी बोलेंगे। ठीक है, यही हिंदी में बोलेंगे, ट्रांसवल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बोल सकते हो या सोसाइटी बोल दो। ठीक है, तो ये फाउंड होता है ट्रांसवल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसको TBIA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TBIA। ठीक है, तो ये 1903 में किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसकी अगर हम देखें, इसकी स्थापना की जाती है, इसकी स्थापना करते हैं कौन, हमारे महात्मा गांधी जी। और इंडियन ओपिनियन, इनकी पत्रिका आपको पता ही है, इंडियन ओपिनियन जो इनकी पत्रिका है, 1904 में उसके पब्लिकेशन का प्रबंध करते हैं एक तरह से। ठीक है, इसके पब्लिकेशन का प्रबंध करते हैं, यानी पब्लिकेशन इंडियन ओपिनियन, पब्लिकेशन ईयर 1904। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस जो सारी चीजें हो रही हैं 1893 में, आपको पता है ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अब ये वापस आते हैं कब, 1905 में। 1905 में ये लौटते हैं, 1905 में ये लौटते हैं। ठीक है, भारत वापस आते हैं 1905 में। ठीक है, जब 1905 में जब ये वापस आते हैं, तो वहां पर एक तरह से आप देखोगे इसके अंदर कि 1905 में जब ये वापस आए, ध्यान रखना एक और चीज मैंने आप लोगों को 1894 वाला मैंने बताया है। हाँ, 1894 वाला मैंने बता दिया, नेटल इंडियन कांग्रेस वाला। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1894 दक्षिण अफ्रीका में एशियाई विरोधी कानूनों के संदर्भ में शुरू किया था। ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब आप सोच रहे होगे किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मैम बता रही है। चलो एक बार थोड़ा सा नेटल इंडियन कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। तो नेटल इंडियन कांग्रेस क्या था बच्चों, इसके अंदर ना क्या होता था, जो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी जो है एक तरह से अगर हम देखें, इन्होंने एक तरह से बड़ा अनोखा तरीका निकाला था डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन से एक तरह से वो करने का, कि डिस्क्रिमिनेशन से कैसे फाइट किया जाए, कैसे, जैसे कि ना वहाँ क्या होता था, अब आप सोच रहे होंगे कैसा डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ मतलब क्या होता था, वहाँ पर जो भारतीय होते थे ना, जो भारतीय होते थे तो उन्हें ना उंगलियों के निशान वाला, उंगलियों पे निशान बनाना पड़ता था एक तरह से दिखाने के लिए कि वो इंडियंस हैं, ठीक है। भारतीय प्रवासियों पर जो सीमाएं लगाई जाती थी, ठीक है, मतलब कि ये नहीं करोगे, लिमिटेशंस थी, मतलब सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी कि आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, ऐसे, ठीक है। गैर ईसाई रीति रिवाजों द्वारा संपन्न विवाहों को खारिज करना, ठीक है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें थी, तो ये सब चीजें वहां पर थी, तो इसी के खिलाफ उन्होंने, और इसको ना एक तरह से आप ये भी ध्यान रखना, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, क्या ध्यान रखोगे, पैसिव, ये ध्यान रखना, पैसिव, मैं लिख देती हूँ, रेजिस्टेंस एसोसिएशन, ये भी डिस्क्रिमिनेशन वाला है, ठीक है, एक तरह से इसकी स्थापना होती है और अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लिए बनाए गए कानूनों को के विरुद्ध इसका एक तरह से सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया कि ये चीज़ नहीं चलेगी, जो आपने कानून बनाए ये गलत है, ठीक है। अब 1905 में मैं आपको बता रही थी, 1905 में क्या होता है, 1905 में जो हमारे गांधी जी हैं 1905 में वापस आते हैं, 1905 में इंडिया वापस आते हैं, तो आपको डेट भी एग्जैक्ट पता होगी, है ना, जनवरी में आते हैं, जनवरी 1915 याद रख लो बस, ठीक है, जनवरी 1915 में ये वापस आते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं साबर, एक तरह से जो आपका अहमदाबाद और ये सब चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट्स आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं फोनिक्स करके, ठीक है, जो आश्रम है इनका, ठीक है, जो आश्रम है अगर हम देखें, वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए फियोनिक्स जो आश्रम है ये आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया था, ठीक है। फियोनिक्स जो आश्रम है इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने, 1904 में, कब की थी, 1904 में, ध्यान रखना, ठीक है, 1904 में फियोनिक्स आश्रम की स्थापना होती है। तो ये कहाँ पर है फियोनिक्स आश्रम, आपको पता है ये कहाँ पर है, क्योंकि ये 1905 में आए हैं इंडिया के अंदर, तो फियोनिक आश्रम कहाँ पर है, ये फियोनिक आश्रम यहाँ पर नहीं है बच्चों, फियोनिक आश्रम आपका डरबन में है, कहाँ पर है, डरबन, ठीक है, डरबन में, और डरबन कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर ये थे पहले से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अब हम चलते हैं आगे, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उन्नीस सौ 5 जो है आपका, ठीक है, उन्नीस सौ 5 नहीं होगा, 1915 होगा, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से ही लिख दिया, ध्यान रखना 1915 में ही वापस लौटे हैं, ठीक है, जनवरी 1915 में गांधी जी वापस लौटे हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी एवरीवन, ठीक है, मैंने 1905 लिख दिया था, जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में 9 जनवरी, ठीक है, पूरी डेट जो एग्जैक्ट थी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी कहाँ लौटते हैं, भारत लौटते हैं, तो भारत लौटते हैं, तो इसी से एक डेट आपको याद रखनी है 1915, और 1915 से ही एक डेट याद रखनी है साबरमती आश्रम की, कौन से आश्रम की, साबरमती, साबरमती आश्रम, तो ध्यान रखोगे, ध्यान रख लेना, साबरमती आश्रम में ही, साबरमती आश्रम भी 25 मई 1915 को स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, यह मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 25 मई 1915 को स्थापित किया गया था साबरमती आश्रम, ठीक है, और कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर किया गया था ये वाला,
ये वाला किया गया था अहमदाबाद में। कहां पर किया गया था, मैं लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद में किया गया था। तो ध्यान रखना, जो आपका एक तरह से ये वाला इंडियन ओपिनियन 1904 में प्रकाशित हुआ, 1915 में जब वो वापस लौटते हैं। ठीक है, तो 1904 में फ्योनिक आश्रम, ये आपका डरबन में है, साउथ अफ्रीका में। और जो साबरमती आश्रम है तो 25 मई 1915 में। ठीक है, इसका अहमदाबाद में क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा समझा दूं, चलो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जगह पे इनका जन्म होता है। 1893 में रवाना होते हैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका जाने के लिए, और व्यापारिक संस्थान बैरिस्टर के रूप में। 1894 में वहां पर ये पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रंगभेद के खिलाफ जो है नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1930 में, ठीक है, ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और इंडियन ओपिनियन जो है इनका पब्लिकेशन ईयर 1904 याद रखना। और जब ये इंडिया वापस लौटते हैं 1915 में लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 में ये इंडिया वापस आते हैं। और वहां पर ही एक तरह से अहमदाबाद में क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और जो फ्योनिक आश्रम है, फ्योनिक आश्रम कब का है, 1904 का है। ठीक है, फ्योनिक्स आश्रम 1904 का है। फ्योनिक आश्रम कहाँ पर है, डरबन में है। और ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका। लेकिन साबरमती आश्रम जो आप देखोगे ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में है, जिसकी स्थापना 25 मई 1915 में की गई थी। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब यहाँ देख लेते हैं, ये भी हमारे महात्मा गांधी जी ही हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, तो वो ध्यान कर ले, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, जब ये 1915 में भारत लौटे, 1915 में ये भारत लौटे, रिटर्न हुए इंडिया। जब ये रिटर्न हुए तो अगर हम देखें तो वो पहले से ही परिचित व्यक्तित्व थे, एक तरह से सब जानते थे। 1 वर्ष तक उन्होंने किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ही नहीं लिया। 1 वर्ष तक वो सब चीजों से दूर रहे। ठीक है, सारा समय एक तरह से वो क्या करते, देश के विभिन्न भागों में दौरा लगाते, देखते। ठीक है, और तब इनके टाइम में जब ये सब चीजों से दूर थे, तब होम रूल जो था आपका, होम रूल जो आंदोलन था वो भी क्या था, चरम सीमा पर था अपने। ठीक है, होम रूल अगर हम देखें, जो होम रूल उस वक्त ये पूरा दौरा कर रहे थे और ये दूर थे। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अब आप सोच रहे होंगे होम रूल लीग, एक तरह से होम रूल लीग आपने सुना होगा। तो होम रूल लीग अगर आप ध्यान रखोगे तो ये 2 शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जो स्टैब्लिश किए गए थे 1916, मतलब एक तरह से 1916 में ही। और किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। और ये ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर, एक तरह से इंडियन इंडिपेंडेंट लीडर एनी बेसेंट, तो इसमें इनका नाम आएगा। ठीक है, तो होम रूल लीग जो था अगर हम देखें तो 1916 में, मैं लिखवा देती हूँ, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट जो भी 1916 में ये होता है। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था, अचीव करना। इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था, अचीव कर लेना सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना, खुद की सरकार अचीव करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो तिलक है और एनी बेसेंट, इनका नाम इनमें आएगा। ठीक है, होम रूल लीग आपको समझ आ गया होगा। तो जब ये घूम रहे होते हैं इधर उधर, ठीक है, पूरे मतलब देश में दौरा कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, तब होम रूल लीग जो आंदोलन होता है वो अपने चरम सीमा पर होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है 1918 में, 1918 में आ जाइए, 1918 पे आते हैं। 1918, ठीक है, तो 1918 में क्या था, 1918 में गांधी जी ने चंपारण, कहां पर, चंपारण, ठीक है, और खेड़ा,
और अहमदाबाद। 1918 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद 3 स्थानीय संघर्षों का नेतृत्व किया था, ध्यान रखना। पहले हम चंपारण की बात कर लेते हैं कि चंपारण में क्या हुआ था। आप सबको पता है ये चीज, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। तो चंपारण में एक 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, वहां पर जो नील के किसान, जो नील की खेती होती थी, और जो वहां के किसान थे, जो वहां के फार्मर्स थे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि नील के अंतर्गत क्या होता था, भूमि का जो लैंड होती थी एक तरह से, तो एक तरह से 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे ब्रिटिश। क्या करवाते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, और उन्हें उन्हीं के मालिक जो उनका दाम निश्चित करते थे, उन्हीं दामों पर बेचना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें वो शोषण कर रहे थे, एक तरह से किसानों का शोषण हो रहा था। इस व्यवस्था की जांच करने के लिए गांधी जी चंपारण रवाना हो जाते हैं, वहां जाते हैं, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के पास। उनके शहर पे प्रवेश में पाबंदी लगा दी, परंतु वहां का जो जिला मजिस्ट्रेट था, वहां पर गांधी जी जब हमारे पहुंचे तो वहां पर क्या किया उन्होंने, पाबंदी लगा दी, आने पर नहीं आ सकते इधर, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी ने आदेश का उल्लंघन किया, उन्होंने मजिस्ट्रेट की बात नहीं मानी और उन्होंने उसका उल्लंघन कर दिया। जब उन्होंने उसका उल्लंघन किया, जो वहां पर एक तरह से आदेश था जो दिया था कि आप नहीं आएंगे, तो इसके लिए उन पर मुकदमा भी चलाया गया हमारे गांधी जी पर। जब वो जाते हैं चंपारण, तो वहां पर नील के किसानों की जो शोषण उनका हो रहा था, उनको सुनने के लिए जाते हैं, देखने जाते हैं, तो वहां पर एक तरह से उन पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, एक तरीके का शोषण हो रहा था। तो वो जबरदस्ती, मतलब उनके वहां के जिला मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि जो आपके गांधी जी हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है, उनको आने की वो नहीं है, एक तरह से आदेश नहीं है, तो ये आदेश का उल्लंघन कर देते हैं और आ जाते हैं, फिर इन पर मुकदमा भी चलता है, ठीक है। अब गांधी जी ने आदेश का उल्लंघन कर दिया और उन पर मुकदमा चलाया, तो गांधी जी ने आदेश के उल्लंघन के अपराध को भी एक्सेप्ट किया कि मैंने सच में उल्लंघन किया है, परंतु इस आधार पर उन्होंने ये ठीक बोला कि मानवीय सत्ता ऊंची और सत्ता है, जिसे मानवीय चेतना बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पर किसकी बात की, ह्यूमन कंसाइंस की बात की, ह्यूमन, जिसे मानवीय चेतना बोलते हैं, ठीक है, यहां पर ये बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था बच्चों, असर्शन रीजन में आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि मानवीय सत्ता से ऊंची एक और सत्ता है, मानवीय सत्ता से ऊंची एक और सत्ता है। मानवीय अगर हम देखें, अथॉरिटी से ऊपर एक और अथॉरिटी है, या एक तरह से सत्ता है, पावर है, ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन कंसेंस, यानी मानवीय चेतना, और इसका पालन किया है, ठीक है। नील कृषकों की समस्याओं की जांच के लिए एक कमीशन बिठाना पड़ा, जिसके गांधी जी भी सदस्य थे, तो इसके लिए एक कमीशन बैठता है, ठीक है, देखता है कि हाँ समस्या जो थी वहां पर, तो गांधी जी भी उस सदस्य थे। नील बागान के मालिकों को कृषकों से इकट्ठे किए गए 25% राशि जो होती है वो वापस करनी पड़ती है, जो उन किसानों से ली गई थी, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये उनके साथ अच्छा होता है, वहां के किसानों के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। 25% राशि क्या करनी पड़ती है, मालिकों को वापस करनी पड़ती है किसानों को। अब आ जाओ 1918 का, 1918 अगर हम देखें, गुजरात का खेड़ा वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको मिटो रही हूँ, सारे बच्चे यहाँ पे ही देखेंगे। आज हम ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे बस, ठीक है, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग फिर करेंगे आगे, वेट कीजिएगा 2 मिनट, दूसरा ले लें, चलो दूसरा ले लेते हैं। अब आ जाओ 1918 का गुजरात, गुजरात में खेड़ा। अब क्या था, अब ये 1918 में गुजरात के खेड़े जिले में, वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा ना होने के कारण क्या हुई, फसल सारी नष्ट हो गई। वहां के जो किसान थे, ठीक है, तो वो बड़े एक तरह से बहुत मुसीबत में थे, दुविधा में थे, लेकिन सरकार अपना पूरा लगान चाहती थी उनसे। अब उनकी फसल चौपट हो गई है, फसल नष्ट हो गई है, अब वो बेचारे कहाँ से देंगे, ठीक है, लेकिन वहां की सरकार तो उनसे पूरा लगान चाहती थी। गांधी जी वहां जाते हैं और किसानों के सत्याग्रह के लिए संगठित करते हैं। गांधी जी जाते हैं और वहां के किसानों को क्या करते हैं कि आप क्या करो, सत्याग्रह करो, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह करो, ठीक है।
तो वहां पर अगर हम देखें, वहां पर संगठित करते हैं और सत्याग्रह के लिए आग्रह करते हैं। अब लगान देने के लिए मना कर दिया उन्हें, ठीक है। वहां के किसानों को ही क्या बोलते हैं, वहां के किसानों को बोलते हैं गांधी जी की भैया किसी को भी लगान नहीं देना है, किसी को भी लगान नहीं देना है, कोई लगान नहीं देगा। सरकार को घुटने टेकने पड़े और किसानों को समझौता एक तरह से करना पड़ा। इस तरह से अहमदाबाद में गांधी जी ने, अब आ जाते हैं अहमदाबाद वाले में। अहमदाबाद वाला भी आपका 1980 में ही आएगा, ठीक है। अहमदाबाद वाला भी आपका 1980 में ही आ जाएगा। अब आ जाते हैं अहमदाबाद, मैंने खेड़ा गुजरात वाला बता दिया, ठीक है। तो अहमदाबाद वाले में क्या होता है, गांधी जी यहाँ पर मजदूरों की बात आ जाएगी, मिल मजदूरों की। किसकी बात आ जाएगी, जो मिल के लेबर्स थे ना, मजदूर थे, उनकी बात आएगी। तो गांधी जी ने मिल मजदूरों का नेतृत्व किया था, जो मालिकों द्वारा, जो मालिक थे ना वहां के मिलों के, उन्होंने वेतन ना बढ़ाए जाने के विरुद्ध हड़ताल कर रहे थे। जो मजदूर थे, इनका वेतन इंक्रीज करना था, इनकी इनकम इंक्रीज करनी थी, लेकिन वहां के जो वहां का मालिक था, वहां का जो ओनर था, उसने ऐसा नहीं किया। तो इसी से गुस्सा होके वहां के मजदूर क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। तो गांधी जी ने मजदूरों को भूख हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब हमारे गांधी जी ने मजदूरों से बोला कि भैया आप क्या करो, भूख हड़ताल करो, ठीक है, तब आपका कहीं ना कहीं कुछ होगा, ठीक है। भूख हड़ताल करने को प्रोत्साहित किया और इसी स्टेप ने सारे देश का ध्यान मजदूरों की तरफ खींच लिया। जब उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे ना मजदूर, तो सारे देश का, पूरे देश का ध्यान हमारे इन मजदूरों पर था। और मजदूरों ने ऐसी जबरदस्त एकता की भावना दिखाई थी कि जो मिल मालिकों के वेतन में, मिल मालिकों ने क्या किया, मिल मालिकों ने वेतन के अंदर, जो उनकी इनकम थी, वेतन के अंदर 35%, ठीक है, 35% अगर हम देखें वृद्धि करनी पड़ी, उन्हें बढ़ाना पड़ा, इनहेंस करना पड़ा, ठीक है। उनका जो वेतन था वो 35% बढ़ाना पड़ा, किसको, मालिकों को, किसका, मजदूरों का, ठीक है। तो इस तरीके से चंपारण, खेड़ा और गांधी जी ने अद्वितीय राजनीतिक शैली में अपने एक तरह से यहाँ पर चीजें की थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज कर लिया और अभी मैं देख लेती हूँ और कोई चीज रह रही है तो, ठीक है। उसके बाद हम इसके पार्ट्स रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना, इसके पार्ट्स हम लोग करेंगे, ठीक है। यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम कल मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे इससे आगे। और अगर आप लोगों को कोई सेशन अच्छा लगा हो, ये पार्ट 1 था, तो जरूर लाइक करके जाना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।